हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें। भाई कल वाले लेक्चर मतलब लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था सर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन किया था। ये आपको पता है, किया था कि नहीं किया था भाई? लास्ट लेक्चर में हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन किया था, उसका ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने इस तरह से किया था और हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये आ गई थी, हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना? अभी इस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ ना ग्राफ होते हैं, तो भाई आज के लेक्चर में हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। सर माइकलिस मेंटेन प्लॉट क्या होता है, आपने सुना होगा लाइन वीवर वर्क प्लॉट क्या होता है, आपने सुना होगा एडी हॉपस्टी कर्व क्या होता है या उसका प्लॉट क्या होता है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में करने वाले हैं। और साथ ही साथ जितनी भी चीजें बची ना भाई सब करने वाला। कुल मिलाकर आज इस यूनिट का दी एंड हो जाना। भाई कौन सी यूनिट का सर? सबको पता है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसकी सेकंड बुक है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। सर उस सेकंड यूनिट का नाम है कैटालिसिस। इसी को तो हम कर रहे हैं भाई, इसी को हम कर रहे हैं इस वक्त। कैटालिसिस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं भाई। क्या पढ़ा? इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, इसके कैटालिसिस के टाइप्स भी पढ़ लिए, प्रमोटर पढ़ लिए, पॉइजन पढ़ लिए, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली, कैटालिसिस की थ्योरी पढ़ ली हमने, डीएक्टिवेशन कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होता है ये भी खत्म कर चुके हैं सर। फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट ये भी हमने पढ़ लिया है। साथ के साथ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज इस इक्वेशन से रिलेटेड जो भी ग्राफ होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। और बाकी बचा हुआ लास्ट टॉपिक दैट इज टर्न ओवर नंबर, जिसको हम टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको भी आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। चलिए भाई लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। चलिए हम अपने काम पर चलते हैं। हम पढ़ने वाले में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं ना, तो हम 2D ग्राफ जब हम बनाते हैं तो आपने एक चीज सुनी होती है। सर क्या सुना होता है? सर हमने ये सुना होता है अगर हम किसी भी ग्राफ की बात करें तो वहां पर एक ये वाई एक्सेस होता है, दूसरा हमारे पास एक्स एक्सेस होता है। ये होता है हमारे पास वाई एक्स, ये हमारे पास होता है एक्स एक्स। अगर हिंदी में करते होता हो, इंग्लिश की बात है तो वाई एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। इसमें तो ग्राफ बनाएंगे भाई, यहीं से कभी लाइन ऊपर चली जाती है, कभी सीधे चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर से नीचे आती, कभी नीचे से ऊपर जाती। समझ में ही नहीं आता सर कैसे बनाए ग्राफ को, कैसे बनाए। हालांकि ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं ये सिखाया जाता है। मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपको सारे ग्राफ पढ़ने तो आप उधर जा सकते हैं। बाकी हमने, अगर आपको याद हो तो आई थिंक सेमेस्टर नंबर थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट पढ़ी थी, वहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, और इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, हमने वहां भी सिखाया था। लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा जानकारी करते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास ग्राफ ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं भाई। लीनियर ग्राफ भी होते हैं, है ना, आपके पास हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। बट आपको आज के लेक्चर में जरूरत पड़ेगी केवल और केवल एक ही टाइप का ग्राफ है, दैट इज लीनियर ग्राफ। कौन से ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली भाई? लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ की हमारे पास ना एक इक्वेशन होती है, लीनियर ग्राफ की हमारे पास इक्वेशन होती है, और इस लीनियर ग्राफ की इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई ये सुना होगा, जितने भी पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं सबको इसके बारे में पता होता है। सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, y हमारा क्या बताता है, x क्या बताता है, m क्या बताता है, c क्या बताता है। जरा इधर आके सुन लीजिए भाई। सर अगर हम ये बात करें y क्या है, तो y बताता है हमारा y एक्सिस को, सबको पता है भाई। y जो बताएगा वो किसको बताएगा? y एक्सिस को। x किस चीज को बताता है सर? x बताता है हमारा x एक्सिस को, एक्स एक्सिस को बताएगा। जो x है वो हमारा कहां रखा जाएगा? एक्स एक्सिस पे। y रखा जाएगा y एक्सिस पे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है, y को इधर लेना है, जितनी भी चीजें हैं सबको इधर लेके जाना है। अच्छा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जो x के साथ किस में होता है? मल्टीप्लाई में, जिसको हम m बोल रहे हैं सर, ये m होता है स्लोप। स्लोप होता है ढाल, स्लोप होता है हमारा पास। ढाल का मतलब क्या भाई? सीधे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो यही एम बताता है ना। सी क्या है भाई? सी इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट क्या होता है भाई? इंटरसेप्ट बताएगा भाई ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होना है कि ऊपर से स्टार्ट होना है कि नीचे से स्टार्ट होना है, वो बताता हमारा सी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब क्या भाई? कहने का मतलब है, देखो यहां पर एक प्यार से समझने की कोशिश करता है। स्लोप की वैल्यू 3 तरह की हो सकती है भाई। स्लोप की वैल्यू हो सकता है एम की वैल्यू 0 हो सकता है एम की वैल्यू पॉजिटिव या हो सकता है एम की वैल्यू नेगेटिव। भाई ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अगर ध्यान से सुनो भाई, अगर हमारे पास m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब स्लोप, ढाल कुछ है ही नहीं, और है ही नहीं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से सीधा सीधा जाएगा। ग्राफ हमारा कैसे जाएगा? सीधा सीधा। अगर m की वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भाई स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्राफ हमारा ऊपर की साइड जाएगा। अगर m की वैल्यू है नेगेटिव तो ग्राफ हमारा नीचे की साइड जाएगा। भाई इतनी बात समझ लो, इतनी बात समझ लीजिए। m की वैल्यू अगर 0 होती है तो ग्राफ सीधे जाना है, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर साथ ही साथ हमारे पास c भी तो है ना? बिल्कुल है। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है अपना, इंटरसेप्ट को किससे दिखा रहे हैं? c से। इसकी भी 3 वैल्यू हो सकते हैं। c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। भाई 3 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर 0 है तो क्या मतलब है? अगर 0 है तो क्या मतलब है? तो देखो भाई मतलब ये है, अगर हमारे पास क्या है? 0 है। अगर हमारे पास 0 है तो ग्राफ इस ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट। ग्राफ कहां से होगा? इस ओरिजिन पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे भाई दिख जा, अभी दिखेगा क्या? हाँ दिख जाएगा। अगर c की वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, तो ग्राफ हमारा इस ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब यहीं से आपको डिसाइड करना है कि सीधे ले जाना है, ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ इस ओरिजिन पॉइंट से कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं ऊपर से, कहीं ना कहीं यहां से सीधे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, वो ये डिसाइड करेगा। अगर c की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ग्राफ इसमें इस ओरिजिन पॉइंट से नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं नीचे से होगा, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, सीधे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कुल मिलाकर आपको ये वाले इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर इस इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया तो भाई आने वाले सारे के सारे प्लॉट्स को आप इजीली बना सकते हो। फिलहाल कहने का मतलब क्या है? लीनियर ग्राफ इक्वेशन को याद रखो, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है ना? ओके, y को इधर लेना है, बाकी सारी चीजों को इधर लेके आ जाओ। y को y एक्सिस पे रख दो इधर, x को x एक्सिस पे रख दो यहां। अब उसके बाद आपको पता करना है सबसे पहले c की वैल्यू। भाई ग्राफ कहां से स्टार्ट करना है? c की वैल्यू 0 तो यहां से, पॉजिटिव तो ऊपर से, नेगेटिव तो नीचे से। फिर उसके बाद m देखना है, स्लोप देखना है। भाई स्लोप की वैल्यू 0 है तो ग्राफ सीधे जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, बस खत्म कहानी। चलिए भाई अपने ग्राफ पर चलते। पहला ग्राफ है माइकलिस मेंटेन प्लॉट। अच्छा इसको अभी कराएंगे, इससे पहले बाकी 2 ग्राफ है हमारे पास। एक लाइन वीवर प्लॉट है, एक हमारे पास एडी हॉप्स्टी प्लॉट है। पहले हम लाइन वीवर वर्क प्लॉट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडी हॉप्स्टी को पढ़ेंगे, फिर हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को पढ़ेंगे, जो ग्राफ है उसको पढ़ेंगे, ताकि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। अच्छा ये जो इक्वेशन है ना, लाइन वीवर वर्क प्लॉट जो होता है, ये किस किस के बीच बनता है? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये बनता है हमारे पास, किसके बीच बनेगा? ये बनता है हमारे पास 1/r वर्सेस 1/s। इन दोनों के बीच ये ग्राफ हमारा बनेगा। पहली बात तो ये सुन लीजिए। सर हम कैसे पहचानेंगे, क्या मतलब है इसका? भाई सुन लो, इनमें से y कौन है, x कौन है? मेरे को एक चीज पता है। मेरे को एक चीज क्या पता है सर? मेरे को ना एक चीज ये पता है कि मैं अगर इस तरफ लेता हूं तो ये मेरे पास y एक्सिस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इस तरफ लेता हूं तो ये मेरे पास x एक्सिस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है सर ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस। ठीक है, ओके। जरा यहां पर देखिए भैया, क्या देखना भाई? यहां पर ये देखना है कि जो पहले आ रहा है ना, जो पहले आ रहा है भाई उसको आपको y लेना है, और जो बाद में आ रहा है उसको आपको x लेना है। जो पहले आ रहा है उसको मान लेना है आपको y, और जो बाद में आ रहा है उसको मान लेना है आपको x। सर y कौन है? सर y हमारे पास हो गया, अगर हम यहाँ पर बात करें, y की वैल्यू होगी 1/r, और x की वैल्यू कितनी होगी? 1/s। बस इन दोनों के बीच में क्या बनाना है आपको? ग्राफ बनाना है। तो इस y एक्सिस पे किसको रखना है, x पे किसको रखना है? सिंपल है भाई, जो पहले आ रहा है ना उसको उठाकर y पे रख दो, जो बाद में आ रहा है उसको उठाकर x पे,
एस में मतलब कहाँ रख दो, एक्स पर रख दो। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है सर ग्राफ को हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से करना है, ऊपर से करना है, नीचे से करना है, और किधर जाएगा ग्राफ। सर ये चीज हम नहीं बता सकते, इसको बताएगा इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? सबसे पहले हमने अभी तक माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कौन सी वाली पढ़ी थी, देखिए ये वाला पढ़ा था, सबको पता है, आर बराबर वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, बिल्कुल पढ़ा था। सर इसको ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखो, उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। भाई हमारे पास है सर आर बराबर क्या था हमारे पास, वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, यही है ना, बिल्कुल है। अब सर आपको इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म पांच करना है, ऐसा तिगड़म पांच करना है कि आपके पास 1/r और 1/s देखने को मिल जाए। सर यहां तो r है और मुझे 1/r चाहिए, तो मुझे इस इक्वेशन को उल्टा कर देना चाहिए, कर देना चाहिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर देना। इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, इज इक्वल, इसको ऊपर करो बाकी को नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस। भाई यही हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये प्लस है तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस, फिर क्या है प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस। भाई इतना तो मैथमेटिक्स सबको आता होगा, है ना। क्या लिखा है भाई हमने, हमने लिखा 1/r कर दिया तो उल्टा कर दिया इसको। अब उल्टा करने से क्या करना भाई, के एम प्लस एस है तो के एम अपॉन वी मैक्स प्लस के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस आ जाएगा, प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस आ जाएगा, दोनों जगह कर लिया, बिल्कुल। अब यहां से एक चीज देखेंगे भाई, क्या देखेंगे सर, हमको दिख रहा है इधर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस है, इधर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस है, दोनों को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। काटने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/r, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं के एम अपॉन वी मैक्स, ठीक है, इंटू 1/s, बात तो वही है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस यहां से क्या आ जाएगा 1/v मैक्स। बस भैया इतना ही करना था, इतना ही करना था। क्यों करना था सर इतना, क्योंकि इतने में अपने को आंसर मिल जाना है। सर कैसे मिलेगा जरा हमें बताइए। देखिए क्या जाना था हमने जाना सर y एक्सिस कौन है 1/r है, तो ये जो 1/r है ये मेरा y बन गया, बिल्कुल बन गया। सर x पर कौन है 1/s, तो ये मेरा जो 1/s है ये कौन हो गया, मेरा x हो गया, बिल्कुल हो गया। हमको एक चीज पता है सर, क्या पता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना, क्योंकि थोड़ी सी लिखने के लिए जगह हमें मिल जानी है, ठीक है, इधर कर देता है ना, ओके। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये कौन हो गया y, ये कौन हो गया x, हमें पता है y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बिल्कुल। y ये हो गया, x ये हो गया। अब मुझे निकालना है m और c की वैल्यू, m और c की वैल्यू। सर m क्या है, m होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई में, x ये तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है के एम अपॉन वी मैक्स, तो सर m की वैल्यू होगी के एम अपॉन वी मैक्स, ओके। c कौन होता है भाई, c होता है जो प्लस में होता है या माइनस में होता है, जो उसके साथ जोड़ाना घटाना जो भी बचता है, बाकी सब c होगा। c की वैल्यू होगी 1/v मैक्स, तो c की वैल्यू होगी 1/v मैक्स। बस भाई c की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई। जब इन दोनों की वैल्यू आ गई, अब हम बहुत ही प्यार से आराम से अपना ग्राफ बना सकते हैं। सर पहले तो मुझे ये बताओ कि जो c की वैल्यू आई है, हमने क्या बताया था सर, हमने ये सीखा है अभी तक, हमने ये सीखा है अगर c की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पॉइंट से, पॉजिटिव तो ऊपर से, नेगेटिव तो नीचे से। सर c की वैल्यू कहाँ से आई है, c की वैल्यू क्या आई है सर, हमारे पास c की वैल्यू आई है 1/v मैक्स, मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ यहाँ से नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ। आप कहेंगे सर कितना ऊपर से, तो हमें मेजर तो है नहीं, तो हमने ऑटोमेटिक अपनी तरफ से कहीं से ऊपर से ले लिया, सर यहाँ से स्टार्ट। अब प्रॉब्लम ये कि सर ग्राफ सीधा जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/v मैक्स। सर ये c की जो वैल्यू है ना, ये जो c की वैल्यू 1/v मैक्स होगी, इतनी ऊंचाई से जाएगा। अब बात आती है m, m क्या होता भैया, हमने देखा था कि सर अगर m की वैल्यू 0 तो सीधे, पॉजिटिव तो ऊपर, नेगेटिव तो नीचे। ठीक है भैया आ जाओ, क्या दिख रहा है m की वैल्यू क्या है सर, m की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है,
ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो ये ऊपर से आया, m की वैल्यू पॉजिटिव तो ग्राफ भी किधर जाएगा सर, ग्राफ भी जाएगा हमारा ऊपर की साइड। सर इस इक्वेशन जो हमारा स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी km/v मैक्स। बस भैया यही था हमारे पास लाइन वीवर वर्क प्लॉट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई कैसे बनाना है एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे पास लाइन वीवर वर्क प्लॉट बनता है 1/r वर्सेस 1/s के। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास इक्वेशन है भाई, ये कल हमने डेरिवेशन से निकाली थी, है ना। इस इक्वेशन को यूज करना है, इसको 1/r और 1/s में कन्वर्ट करना है। 1/r को y बना लो, 1/x को x बना लो, जो x के साथ है वो m हो गया, जो बाकी बचा हुआ है वो v हो गया। v की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर से करेंगे, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा ग्राफ चला जाएगा, बस खत्म हो गया। लाइन वीवर वर्क प्लॉट। ओके ओके, एक और करते हैं, एडी हॉपस्टी प्लॉट। एडी हॉपस्टी प्लॉट क्या होता है, किसके बीच बनता है, तो भाई मैं आपको बता दूं, एडी हॉपस्टी प्लॉट जो होता है ना, एडी हॉपस्टी प्लॉट जो होता है ये बनता है हमारे पास R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, सॉरी R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S वर्सेस R के, इसके बीच बनता है, इसके बीच बनेगा। तो कहानी भाई है सर, हम ना एक काम करते हैं, और काम क्या है भाई, काम हमारे पास ये है कि इधर हमको लेना है एक y एक्सिस, इधर हमको लेना है एक y एक्सिस, ठीक है, इधर हमको लेना है एक x एक्सिस, ठीक है ना। ओके चलिए, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। अब y पर रखना किसको है भाई, y पर रखना किसको है, और हमको पता है ना भाई R/S, जो पहले आ रहा है उसको y बनाओ, जो बाद में आ रहा है उसको x बनाओ। सर y कौन होगा, सर y होगा हमारे पास, y होगा हमारे पास कौन, R/S, R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S को y एक्सिस पर रख दिया, x पर रखेंगे हम R, ठीक है ना, पहले की तरह बिल्कुल जैसे हमने अभी भी किया था वैसे। अब वही कहानी, सर कहाँ से स्टार्ट होना है, किधर जाना, तो उसके लिए कौन आंसर बताएगा भाई, एक ही बंदा है अपने पास, और वो है R इक्वल टू क्या है हमारे पास, V मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S, यही है ना, बिल्कुल। अब सर हमारे पास R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, एक काम करते हैं, क्या मैं इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू V मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, यही हो जाना, बिल्कुल हो जाना। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, R का अंदर मल्टीप्लाई करो, R इंटू Km प्लस R इंटू S बराबर V मैक्स इंटू S, यही तो हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा। एक काम करो, सबको S से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे R के नीचे S चाहिए, मुझे R के नीचे क्या चाहिए, S चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सबको R के नीचे मैं क्या करता हूँ, S से डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है, कराओ। ये हो जाएगा मेरे पास R Km अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस R S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू V मैक्स S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, ठीक है। क्या दिख रहा है भाई, वही जो हम देखना चाह रहे हैं, S से S कैंसिल हो जाएगा, इस S से S कैंसिल हो जाएगा, भैया बचेगा क्या भाई, अपने पास बचेगा R अपॉन S इंटू KM, भाई R अपॉन S बचा इंटू KM प्लस, यहां से कौन बचा, प्लस यहां से बचा केवल R बराबर, यहां से कौन बचा, V मैक्स, बस यही बचा है, बिल्कुल बस यही बचा भाई, V मैक्स ही बचा और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, इतना तो हो गया सर। लेकिन सर हमें R अपॉन S चाहिए, R अपॉन S मिल गया, R चाहिए, R भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरे को Y इधर चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है सर, हमारे पास इक्वेशन है ये होती है, हमारे पास इक्वेशन है ये होती है, y बराबर mx प्लस सी। y इधर चाहिए, बाकी सबको इधर पहुंचा दो। तो हम एक काम करते हैं, बाकी सबको पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए सर r अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s इंटू के एम, चाहिए ना, ये प्लस आर है, इधर पहुंचाऊंगा तो माइनस आर हो जाएगा, इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस आर, वी मैक्स माइनस आर। यहां से मैं कर सकता हूं एक चीज, क्या कर सकता हूं, आर अपॉन एस इज इक्वल टू वी मैक्स, के एम नीचे पहुंचेगा अपॉन के एम माइनस आर अपॉन के एम।
भाई के एम से पहुंचेगा तो दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये बन गया, बस खत्म कहानी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, R अपॉन एस इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन के एम माइनस 1 अपॉन के एम इंटू आर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे लिख लिया ना, हाँ लिख लिया तो बस बहुत है, बस हो गया काम। इतना ही करना था अपन को। क्यों करना था भाई इतना? देखिए आर अपॉन एस कौन है, वाई है सर, ये है वाई। ओके, आर कौन है सर, एक्स है, ये हो गया हमारे पास एक्स। और हमें पता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो एम होता है, तो ये कौन हो गया, एम हो गया ना। और ये बचा हुआ कौन है, सी है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, तो भाई अगर हम बात करें सर एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू है -1 अपॉन के एम। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स अपॉन के एम। यही है ना, बिल्कुल। ये हो गई एम की वैल्यू और ये होगी अपने पास सी की वैल्यू। रख दो भैया, सबसे पहले क्या करना, सी की वैल्यू देखो। सी की वैल्यू क्या है सर, सी की वैल्यू है पॉजिटिव। एम की वैल्यू इस बार सर नेगेटिव है। एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहां से देखो सी की वैल्यू पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है सर कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, सी की वी मैक्स अपॉन के एम। इस सी की वैल्यू हो जाएगी वी मैक्स अपॉन के एम हो जाएगी। सही है ना। मतलब कहने का ये है कि भाई यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज वी मैक्स अपॉन के एम है। अब ग्राफ किधर जाएगा ये बताओ भाई, ग्राफ किधर जाएगा, एम की वैल्यू स्लोप बताएगा ना, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बताया, नीचे की तरफ। सर ये ग्राफ आएगा नीचे की तरफ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन के एम। इसका आंसर हो जाएगा स्लोप। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सर इस ग्राफ को बोलेंगे एडी हॉपस्टी प्लॉट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है। अभी हम चलते हैं, अपना एक और प्लॉट है हमारे पास, वो थर्ड कौन सा है जिसको हमने सबसे पहले लिख रखा है, दैट इज माइकलिस मेंटेन प्लॉट। ठीक है भाई, माइकलिस मेंटेन प्लॉट की बात करते हैं। ये थोड़ा सा आसान सा ही है। इसको हम किस किस के बीच बनाते हैं भाई, ये जो ग्राफ हमारा बनता है ये बनता है आर वर्सेस एस के बीच। आर वर्सेस एस कहने का मतलब सर जो पहले है हमको पता है वो वाई होता है, जो बाद में वो एक्स होता है, वाई और एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही कहानी जो अब तक करते आए। इधर हम एक ग्राफ लेंगे कुछ इस तरह से। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इधर ही करता हूँ, सॉल्व करते हैं। चलिए, हमें इक्वेशन पता होती, इक्वेशन क्या पता होती है सर, आर इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। यही होती है ना, बिल्कुल। अब इधर मेरा आर होना चाहिए है, इधर मेरा एस होना चाहिए है, लेकिन सर यहाँ पर ऐसे ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और चलेगा नहीं तो हमारे पास ना यहाँ पर कुछ केस लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, केस। और केस कौन कौन से होंगे भाई, केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए सर कि मेरे पास नीचे कौन है, के एम और एस है, एक ही बंदा रहना चाहिए, कोई भी रहे। हो सकता है कि के एम की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, एस, बहुत ज्यादा। के एम की जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो मैं एस को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं एस को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो मेरा रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम। यही तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन के एम इंटू अपॉन के एम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। यही तो हो जाएगा, बिल्कुल। और हमको एक चीज पता है, क्या पता है सर, y बराबर एम एक्स प्लस सी। यही पता है ना, बिल्कुल। और ये पता है तो भाई यहां से हम क्या करेंगे सर, ये तो हमारे पास y हो गया, जो r है वो कौन है, y है, s कौन है सर, मेरा x है, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कौन होता है, m। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, ये हो गया सर m। तो c क्या है, जो प्लस या माइनस मतलब वो c होता है। कुछ बचा, नहीं बचा तो सर यहां से c की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम यहां से ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अच्छा ग्राफ बाद में बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, है ना। अब यहां से एक और चीज लेते हैं, केस नंबर 2।
केस नंबर सेकंड। सर पहला केस हमारे पास ये था, पहला केस हमारे पास ये था, अगर Km की वैल्यू बहुत ज्यादा है S से, तो हमने क्या किया, S को हटा के देख लिया, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, है ना। और यहां से एक चीज पता चलेगा भाई कि यहां से जो रेट है वो S की एक पावर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी अगर हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया भाई, अगर मान लीजिए Km जो है ना वो छोटा है बहुत किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, तो हम इस बार क्या करेंगे, इस बार हम ये करेंगे सर Km को नेग्लेक्ट कर दीजिए, और Km को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन Km। हमारा क्या भाई, Km बहुत कम हो गया तो हम हटा देंगे, बचेगा क्या S, और हमें पता जब ऊपर भी S है नीचे भी S है तो S से S कैंसिल हो जाएगा, और S से S कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा अपने पास V मैक्स हो जाना है। R बराबर कितना हो जाएगा, V मैक्स। सर एक बात बताओ, इधर कौन है, ये कौन है, ये वाला, ये कौन है, ये तो हमारे पास Y हो गया। कहीं S दिखाई दे रहा है, नहीं, S नहीं है तो मतलब X है ही नहीं, X नहीं है तो M भी नहीं है, तो बचा हुआ कौन है, ये हमारे पास C हो। क्या यहाँ पर S है, नहीं है, नहीं है तो ये एक्ट करेगा जीरो ऑर्डर की तरह, किसकी तरह एक्ट करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कुल मिलाकर अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करता है, और जब ज्यादा होगी तो वो जीरो ऑर्डर की तरह काम करेगा। ये वाली केस थर्ड, केस थर्ड भी ले लो भाई, तीन केस से मिलकर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाएंगे। केस थर्ड हमारे पास क्या अभी, केस थर्ड केस ये, अगर सर दोनों की वैल्यू बराबर हो, मान लीजिए जो अपने पास Km है ये बराबर हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S के, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सर हम ये कर सकते हैं R बराबर V मैक्स इंटू एस अपॉन Km और S, अगर दोनों बराबर हो गए तो मैं Km की जगह S रख सकता हूँ, तो S इंटू एस 2S हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी S प्लस S कितना हो जाएगा 2S, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2S के बराबर। तो यहाँ से फिर से वही कहानी होगी कि S से S कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से R बराबर आ जाएगा V मैक्स अपॉन 2, R बराबर आ जाएगा V मैक्स अपॉन 2। तो भाई तीन फॉर्मूले आ गए हमारे पास, उन तीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना है। पहला फॉर्मूला Km ज्यादा है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, Km हमारा क्या हो गया, Km कम हो गया तो हमारा जीरो ऑर्डर है, और इस केस में भी जीरो ऑर्डर है, लेकिन जितना जो मैक्सिमम रेट होना चाहिए उसका जस्ट आधा होगा अगर ये दोनों चीज बराबर होंगी तो। इसको हम मिलाकर एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए भाई, ओके देखिए सर इस साइड कौन होगा, इस साइड हमारे पास R था, इधर है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। जरा देखिए ऐसे, यहां से हम देखें इधर मैंने क्या लिया R, इधर मैंने ले लिया S, Y है X भी है, तो X के साथ कौन होता है स्लोप हमारा M, इंटरसेप्ट कितना है 0, अगर इंटरसेप्ट 0 है तो सर ग्राफ तो हमारा यहां से स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ जाना कहाँ है भाई, C की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू क्या है सर, M की वैल्यू है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव M की वैल्यू तो जाहिर सी बात है ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से सीधा जाएगा। डॉट 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 कर देता हूं, ये कब है सर, ये तब है जब हमारे पास क्या Km की वैल्यू बहुत ज्यादा है S की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कुछ टाइम बाद ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा भाई, कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्यों जीरो ऑर्डर, यहां तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना सेकंड केस में, यहां सेकंड केस में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, है ही नहीं एस, तो एस को बड़ा हो जाएगा हटाओ, क्योंकि यहां पर सी है वी मैक्स, सी कितना है वी मैक्स है, लेकिन एम की वैल्यू 0 है, पर एम की वैल्यू 0 है तो वो हमारा ऊपर नहीं जाएगा, सीधा कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन तब है जब एस की कॉन्सेंट्रेशन, ये वाली कंडीशन हमारी तब है जब एस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी Km की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, हमारे पास क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर है, और ये हमारे पास क्या है, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। इसके अलावा सर अगर हम क्या कर दें, अगर हम कर दें कि Km की वैल्यू बराबर है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस के, तो इसका जो रेट होगा, इसका जो रेट है वो कितना होता है भाई, इसका जो रेट है वो कितना होता है, अगर हमारे दोनों की वैल्यू बराबर तो मैक्सिमम रेट का आधा होगा। मैक्सिमम रेट कितना है, इतना, इसका आधा यही हो गया, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन 2, वी मैक्स अपॉन 2, ये होगा जब Km और S की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सर ये तीन तरह के ग्राफ होते हैं, ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं माइकलिस मेंटेन प्लॉट, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद लाइन वीवर वर्क प्लॉट भी हमने देख लिया, इसके बाद हमने एडी हॉप्स्टी कर्व भी देख लिया। तो कुल मिलाकर जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन थी उससे रिलेटेड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे सर, एक और टॉपिक बचा हुआ हमारा टर्नओवर नंबर, इसको भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद ये यूनिट हमारी हो जाएगी खत्म, कैटालिसिस की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको इसके जो क्लास नोट्स हैं आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनाए हैं और आपको ज़रूरत महसूस होती तो आप टेलीग्राम चैनल जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको अगर वो टेलीग्राम पे ना मिले तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिल जाएगा। तो वहाँ जाके जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये होगा कि वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF आपको जो आपसे रिलेटेड होता है, मतलब आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, मैं वहाँ पर उसको डाल देता हूँ। तो आप वहाँ जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारे के सारे क्लास नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब यहाँ पर हम बात करें भाई टर्नओवर नंबर। अच्छा, टर्नओवर नंबर को ना एक नाम और दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। टर्नओवर नंबर को हम टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं भाई, इतना भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर ना। टर्नओवर नंबर को हम टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कुछ भी हो जाना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए फैन है, मेरा सीलिंग फैन चल रहा है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी। मैं हूं भाई, मैं एक घंटे में इधर से इधर, इधर से इधर जाता रहता हूं ना, मैं कितना चक्कर लगा देता हूं, ये मेरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी साइकिल रिपीट हो रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो वही हमारे पास टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और टर्नओवर नंबर को हम एक्चुअली एंजाइम से रिलेट करते हैं। कैसे करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ एंजाइम इन पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर। समझ में नहीं आया ना, कुछ नहीं है, अब मैं समझाता हूँ। भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारे पास, कोई भी रिएक्शन हो रही है, सपोज मेरे पास ये एंजाइम होता है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट होता है, ये आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वापस में ये एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। सही, ओके। और हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि सर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K-1 है, इसका क्या होता है K2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये प्रोडक्ट कितने मोल इसके मिले हैं, इसके मोल कितने मिले हैं बाय 1 मोल ऑफ एंजाइम। जब मैंने एंजाइम का कितना लिया था, 1 मोल लिया था इन पर यूनिट टाइम, 1 मोल हम बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम। अभी समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। पर यूनिट टाइम आप 1 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो या 1 घंटा ले लो, जो भी आप लेना चाह रहे। हमने मान लो 1 सेकंड ले लिया, तो भाई 1 सेकंड के अंदर अगर मैंने एंजाइम का 1 मोल ले रखा है तो प्रोडक्ट के कितने मोल मिल रहे हैं वही आपका कहलाता है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी या टर्नओवर नंबर। क्या कहलाएगा, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी या टर्नओवर नंबर कहलाएगा। मतलब भाई पर यूनिट टाइम में एंजाइम के 1 मोल द्वारा प्रोडक्ट के जितने मोल बनते हैं उसी को कहते हैं टर्नओवर नंबर। बस खत्म। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जितने मोल बने वो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, कितने एंजाइम के मोल यूज हुए, इनटू टाइम। टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड। बस खत्म कहानी, इतना ही है भाई। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आपको ना, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ टर्नओवर नंबर डायरेक्टली हम सीधा सीधा लिख देते हैं K2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, K2, क्योंकि पर यूनिट टाइम में अगर ये K2 ज्यादा होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से तो रिएक्शन
पॉसिबल ही नहीं होती। तो K2 की वैल्यू ऑलवेज टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आती है। सर इतना ही है हमारा ये सिलेबस। इसी के साथ हमारे पास यूनिट कैटालिसिस होती है समाप्त। अब हम चलेंगे आपका पेपर नंबर 1 के साथ। भाई देखो सुन लो, 2 पेपर हैं आपके 5th सेमेस्टर में, बिल्कुल है सर। पहले पेपर में हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन दोनों हो चुकी है। तीसरी यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं अब। इसमें हमारे पास 2 यूनिट हो चुके हैं, बाकी इसके जो अगली यूनिट है उसको हम एल्काइन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आपसे बस एक ही उम्मीद करना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आप भी देखो, आप भी एंजॉय करो लेक्चर्स को, और जिनको जरूरत है उनको भी भेजो। भाई मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको इवन नॉट फॉर बीएससी, ये बीएससी के लिए ही नहीं है, बीएससी के अलावा अगर आप एमएससी के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो, है ना, या इसके आगे आप आईटी जैम के लिए पढ़ रहे हो, है ना, नेट के लिए पढ़ रहे हो, गेट, भाई सबके लिए सफिशिएंट है। बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल तक के लिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, बस शेयर कीजिए भाई, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।